गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले तो वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन की बात हम करेंगे। इट मींस ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कब, कहां से, कैसे हमारे सामने आया, हम सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इकोनॉमिक्स 1776 के पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सोशल स्टडी का ही पार्ट हुआ करता था, बट आफ्टर 1776 ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। 1776 में ऐसा क्या हुआ, एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है हमारे सामने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज of wealth of nations, which is written by Adam Smith। किसके द्वारा लिखी गई? Adam Smith। So an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में और तभी से यह एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। आज हम जिस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ये बहुत कुछ चेंजेस के साथ है, बट इनिशियली जो शुरुआत हुई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि वेल्थ के बारे में ये चीजें वेल्थ ओरिएंटेड थी। इकोनॉमिक्स का मेन इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर जो था वेल्थ ओरिएंटेड सब्जेक्ट। अब 1776 में इसे एक सेपरेट सब्जेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? एडम स्मिथ। इसलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एटसेट्रा भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। अब हमारे पास एक चीज आती है वर्ड। द वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज। इंग्लिश में अधिकांश वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। इन ग्रीक लैंग्वेज ओइकोनोमोस, ओइकोनोमिया, अलग अलग बुक में हमें अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे। कुछ बुक्स कहती है ओइकोनोमोस से लिया गया, कुछ बुक्स कहती है ओइकोनोमिया से लिया गया, बट मीनिंग सेम है। ओइकोनोमोस या ओइकोनोमिया, इन वर्ड से ही डिराइव किया गया द वर्ड इकोनॉमिक्स। इनका क्या मतलब है? द वर्ड ओइकोनोमोस also derived from two words. One is oiko and other is nomos. Oiko means domestic and nomos means management. Nomia or nomos means management. It means in economics we study about domestic management. अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये आता है, why domestic management? इसके पीछे हमारे पास कुछ रीजंस है, बट उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। इन इकोनॉमिक्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। कितने टाइप की डेफिनेशंस पाई जाती है? 4th टाइप ऑफ डेफिनेशन। 1776 टू 1890 तक जितने इकोनॉमिस्ट आए थे इन सब ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इन सबको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसमें स्पेशली 2 पर्संस हैं, जेबी से, जॉन बैप्टिस्ट से एंड एडम स्मिथ, जिनकी फेमस क्या डेफिनेशन हमें मिलती है। नंबर 2, 1890 टू 1930 की हम बात करें, इस टाइम पीरियड में मैनकाइंड वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। कौन सी? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। इन लोगों को हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं। 1930s में दुनिया में महान मंदी छा गई थी, जिसको हम ग्रेट डिफ्लेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए इकोनॉमिक्स के अंदर।
1932 रॉबिन्स, कौन आया? लियोनल रॉबिन्स। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा रुक के। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी? मार्शल। किसने दी? मार्शल ने स्टार्ट किया था इस चीज को। मार्शल की बुक 1890 के अंदर आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक आई थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में मार्शल। और मार्शल के साथ दो तीन और इकोनॉमिक्स के नाम आते हैं जिनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, यानी कि उससे संबंधित इकोनॉमिक्स को रिलेट किया। मार्शल की बहुत सारी चीजें हम माइक्रो के अंदर डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ यूटिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट मार्शल ने दी थी। और फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए। फिर उसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, 1932 लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन प्रोवाइड की या दी, उसे हम कहते हैं स्कैरसिटी ओरिएंटेड। अब यहां पर मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, इन चीजों को डिलीट कर रहा हूं। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन में रॉबिन्स ने क्या चीज दी, और रॉबिन्स ने कब दिया? 1932 में। उसकी एक बुक फेमस हुई थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक में उसने कुछ बातें बताई, जिस बात से मतलब उन बातों को कनेक्ट करके उसने ये बात मुझे समझाई। क्यों? स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। कमी क्यों? रीजन बताता हूं। आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती है। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब हर चीज चाहिए। बट उन वांट्स के सामने हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या होते हैं? रिसोर्सेज। लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज भी होता है। क्या होता है? ऑल्टरनेटिव यूज, यानी एक रिसोर्स को आप अलग अलग जगह पर काम में ला सकते हो। और इन्हीं सब के कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या कहते हैं हम उस चीज को? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा काम करें या कौन सा नहीं करें। यहीं से हम उसको कनेक्ट करते हैं अगेन, जो मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था। पहले फोर्थ डेफिनेशन के बारे में बता दूं। फोर्थ डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ ओरिएंटेड जो दी थी पॉल एस सैमुअल्सन ने। किसने दी थी? पॉल एस सैमुअल्सन ने। ओके, अब हम बात करते हैं इन्हीं चीजों से जो हमने फर्स्ट शुरुआत में लिखा था, बताया था मैंने, डोमेस्टिक मैनेजमेंट। द वर्ड डोमेस्टिक हम दो जगह काम में लेते हैं, फॉर नेशन एंड फॉर ए हाउस। हम दोनों ही जगह के अगर देखें तो हमें सबसे बड़ी चीज इन तीनों चीजों को फेस करना पड़ता है। एज ए कंज्यूमर, एज ए पर्सन और एज ए नेशन। आपके पास वांट्स अनलिमिटेड होती है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज होता है। इसीलिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि एज अ पर्सन अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, मैं चाहे कितना भी कमा लूं वो मेरे लिए कम है। मुझे उस इनकम को अपनी वांट्स के बीच मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में क्या सीखते हैं? डोमेस्टिक मैनेजमेंट। अब इन सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकता हूं। इकोनॉमिक्स 1776 में सब्जेक्ट बन गया था अलग से। तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर। क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या पढ़ते हैं हम लोग? वी स्टडी अबाउट रेशनल मैनेजमेंट। मैंने कहा था डोमेस्टिक मैनेजमेंट। अब डोमेस्टिक वर्ड अलग अलग है तो हम उसको रेशनल वर्ड कहते। रेशनल का मतलब होता सोच समझकर। तो रेशनल मैनेजमेंट ऑफ, क्या कह रहा हूं मैं? रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज। क्यों?
टू गेट्स, क्या चाहते हैं हम लोग एज ए कंज्यूमर? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एज अ प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड एज ए नेशन मैक्सिमम वेलफेयर। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी स्टडी अबाउट रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में हमारे पास अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है। 1933 के अंदर रेगनर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट हमारे सामने आया। उस बंदे ने, उस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स की बुक पब्लिश हुई थी और उस बुक में उसने डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। बट पार्ट्स क्या थे? इकोनॉमिक्स ब्रॉडली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज माइक्रो एंड नंबर टू इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ब्रॉडली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये खुद वर्ड माइक्रो और मैक्रो ग्रीक लैंग्वेज से उठाए गए, यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रोज वर्ड था और यहां पर मैक्रोज। माइक्रोज मीन्स टाइनी और स्मॉल, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड मैक्रोज मीन्स लार्ज। मैक्रोज मीन्स लार्ज, जहां पर हम स्टडी करते हैं, यानी हमारा स्टडी पॉइंट क्या होता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आवर स्टडी पॉइंट इज इंडिविजुअल यूनिट, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आवर स्टडी पॉइंट इज ए नेशन। लार्ज मीन्स पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, ए नेशन एज ए यूनिट। ओके, इसके बाद और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू।